जय हिंद दोस्तों। फिर हमने एक नया वीडियो लेकर आ गया है जिसमें हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में वो उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250 होती है। और वर्तमान में संख्या कितना है, 245 है। अधिकतम 250 में से हमारा 238 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। मनोनयन में साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवी से जो होते हैं उनमें से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में हमारे 233 जो निर्वाचित सदस्य हैं और 12 जो मनोनयन होगा। और 233 में हमारा दिल्ली जो यूटी से, दिल्ली से में 3 सदस्य लेंगे, पांडुचेरी से 1 सदस्य जाएगा और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जाएगा। तो मतलब वर्तमान सदस्य जो संख्या है 245 है, 245 में हमारा 233 निर्वाचित होगा। और 233 जो निर्वाचित होगा इसमें यूटी से, यूटी में मतलब दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर से 3 1 4 4 8 सीट हमारा इसमें जाएगा। और मेन पॉइंट ये भी है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ये पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट है विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है तथा कौन भाग नहीं लेता है। अगला पॉइंट में देते हैं लोकसभा। लोकसभा में क्या है, आर्टिकल 81 के बारे में है। और राज्यसभा हमारा कितना, आर्टिकल 80 के बारे में है। और आर्टिकल 79 जो था, आर्टिकल 79 था वो हमारा संसद के बारे में था। तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 550 है, जिसमें 550 में हमारा 530 रहेगा, 530 राज्यों से, 530 राज्य से जाएंगे और 20 जो हमारा यूटी से जाएंगे। पहले हमारी मैक्सिमम संख्या 552 होती थी, जो 2 ठे एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उसको कैंसिल कर दिए, हटा दिया गया है उसको। और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है, जिसमें हम देखेंगे 543 हमारा स्टेट यूटी को लेकर है, जहाँ पे यूटी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 7 सदस्य जाएंगे, पांडुचेरी से 1 सदस्य जाएगा, जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य जाएगा, दादर नगर हवेली दमन दीव से 2 सदस्य जाएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख से 1 सदस्य हमारा जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर अगले देखते हैं आर्टिकल 82 के बारे में। पहले देख लिए हम 81 में क्या था हमारा, अरे 80 में था राज्यसभा के बारे में, और 81 में क्या था हमारा लोकसभा के बारे में। अब 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन आर्टिकल 82 में दिया गया है। 84वां संविधान संशोधन 2002, नई जनसंख्या नीति 2000 के तहत 1971 की जनगणना के आधार पे 2026 तक परिसीमन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो हमारी लोकसभा राज्यसभा के सीट का है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो 2026 तक सेम रहेगा, ऐसे ही चलेगा। फिर आर्टिकल 83 में क्या देखेंगे, सदनों की अवधि। राज्यसभा की स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा का अस्थायी सदन है। राज्यसभा को निर्धारित या भंग नहीं हो सकती, और जबकि इसे समय से पहले लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, जबकि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होता है। आर्टिकल 84 में क्या है, संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 84 में दिया गया है। राज्यसभा के लिए 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल रखा गया है। आर्टिकल 85 में सत्र अवसान और विघटन के बारे में दिया गया है। नोट, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 मंथ से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। सत्र को बुलाने और सत्र समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति, सत्र को बुलाने और देखेंगे 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 मंथ में अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। उस सत्र को बुलाना या सत्रावसान समाप्ति की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जबकि स्थगन घोषणा कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 सत्रों को बुलाना या सत्रावसान की समाप्ति की घोषणा हमारा राष्ट्रपति करेगा, जबकि स्थगन जो है लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति करेगा। आर्टिकल 86 में देखते हैं इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 86 में है, सदनों में भाषण देने एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का
अधिकार दिया गया है आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण प्रत्येक नववर्ष पे या नई लोकसभा गठित होने पे जो अभिभाषण दिया जाता है आर्टिकल 87 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, आर्टिकल 89 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 90 में क्या है, उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग होना या पद से हटाया जाना, आर्टिकल 90 में है। आर्टिकल 93 में हम क्या देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग, पद से हटाया जाना, आर्टिकल 94 में है। फिर क्या देखते हैं हम, आर्टिकल 97 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति का वेतन भत्ता किसमें दिया गया, आर्टिकल 97 में दिया गया है। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय दिया गया है। अब जान लेते हैं हमारा उपसभापति। उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा है इसको चुना जाता है। उपसभापति को मत देने का अधिकार होता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। फिर यदि सभापति और उपसभापति दोनों उपस्थित हों तो 6 लोगों की एक समिति में से कोई एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। जब हटाए जाने का संकल्प लाया जाता है तो सभापति या उपसभापति बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते हैं। आर्टिकल 99 में क्या, सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा, आर्टिकल 99 में है। करेक्ट। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रपति जो होता है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। पूछ सकता है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर। आर्टिकल 100 में क्या है, सदनों में मतदान के बारे में है। आर्टिकल 101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना बारे में है। आर्टिकल 102 में सदस्यों का निर्योग्यताएं के बारे में है। 106 में क्या है, माननीय सदस्यों का वेतन व भत्ते में है। और नोट बात ये याद रखें कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता। फिर देखते हैं हम अगला पॉइंट, ये मेन पॉइंट ये है, जो हमारे 11 से 12 के बीच संसद में कार्यवाही चलती है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। जो 12 से 1 के बीच चलती है उसे शून्यकाल कहा जाता है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच को कहा जाता है और 2 से 6 जो चलती है वो विधायी प्रक्रिया चलती है। अब देखते हैं इसे पूछे जाने वाला प्रश्न मैक्सिमम में होता है आर्टिकल 108। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है विधायी प्रक्रिया में आर्टिकल 108। 108 के बारे में क्या, कुछ मामले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, आर्टिकल 108। 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की क्या है, परिभाषा है। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर स्वीकृति है। करेक्ट। और इसके बाद देखते हैं वित्तीय प्रक्रिया क्या है, 112 से 117 के मध्य है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112 में। इसमें देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, जबकि इसमें सदनों की संयुक्त बैठक 108 में। यहाँ पर चलते हैं। फिर आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक के बारे में है। फिर आर्टिकल 117 में क्या क्या है, वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। फिर अगला हम देखते हैं, विधायी प्रक्रिया खत्म हो गया यहीं पे। अगला देखते हैं सामान्य प्रक्रिया जो रहती है, आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 120 में है। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का किस आर्टिकल में, आर्टिकल 120 में है। और संसद में चर्चा प्रतिबंध आर्टिकल 121 में है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इसमें ये बनता है कि संसद के विश्रामकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 123 के तहत है।